इनको तो मक्कारों को यह भी नहीं पता है कि आर्टिकल 370 कब हमसे छीना गया। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसा कहा है कि सबको एक साथ लेके चलना है, तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूँ वो लेके आए सबको, लेकिन इल्हाक बनाए। कोई इनमें से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इन चोरों में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इन दलालों में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा जिन्होंने आज तक कश्मीर को इस मुसीबत में ढकेला है। आपको जाना होगा जंतर मंतर, आपको जंतर मंतर पे बैठना होगा और एक साथ एकजुट एक आवाज में इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी कि हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांगते। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पे इल्जाम लगाती है, पीडीपी अपनी पार्टी पीसी पे, एक दूसरे पे इल्जाम तराश से क्या कश्मीर का जो मसला इस वक्त है क्या उससे मसला हल होगा? कश्मीर का नौजवान इस वक्त परेशान है, जो कश्मीर की आवाम इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही है, जो कश्मीर की आवाम पे इस वक्त एक से बढ़कर एक पॉलिसी, एंटी कश्मीरी पॉलिसी थोपी जा रही है, क्या उससे मसला हल होगा? हमारा जो हक है, हमने जो इल्हाक किया था, हमने किसी कंडीशन पे किया था, वो हक कहाँ है हमारा? आज हम भीख आपसे नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। बजाय ये उसके ये यहाँ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में एक दूसरे को इनको फायदा मिले। मैं मुजफ्फर शाह साहब को कहना चाहता हूँ, अंतड़ियों से लाने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल 370 का मसला है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से खत्म किया है। अब उसको किस तरह से वापस लाया जाएगा? यहाँ अंतड़ियों से बोलने से थोड़ी वापस आए। एक बहुत बड़ी नाटकबाजी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पे इल्जाम लगाती है, पीडीपी अपनी पार्टी पीसी पे, एक दूसरे पे इल्जाम तराश से क्या कश्मीर का जो मसला इस वक्त है, जो कश्मीर का नौजवान इस वक्त परेशान है, जो कश्मीर की आवाम इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही है, जो कश्मीर की आवाम पे इस वक्त एक से बढ़कर एक पॉलिसी, एंटी कश्मीरी पॉलिसी थोपी जा रही है, क्या उससे मसला हल होगा? आपका एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने से मसला हल होगा? नहीं होगा। आपको जाना होगा जंतर मंतर, आपको जंतर मंतर पे बैठना होगा और एक साथ एकजुट एक आवाज में इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी कि हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। हमारा जो हक है, हमने जो इल्हाक किया था, हमने किसी कंडीशन पे किया था, वो हक कहाँ है हमारा? आज हम भीख आपसे नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। बजाय ये उसके ये यहाँ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में एक दूसरे को इनको फायदा मिले। बाकी ये कुछ नहीं, मैं इसको नाटकबाजी कहता हूँ और कुछ नहीं है ये। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसा कहा है कि सबको एक साथ लेके चलना है, तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं कि वो लेके आए सबको, लेकिन इल्हाक बनाए कि कोई इनमें से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इन चोरों में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इन दलालों में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा जिन्होंने आज तक कश्मीर को इस मुसीबत में ढकेला है, जिनकी वजह से हमारे नौजवान आज जेलों के अंदर है, जिनकी वजह से आज हमारा नौजवान परेशान है, जिनकी वजह से आज यहाँ हमारे फलायम ट्रस्ट के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से आज प्राइवेट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, जिनकी वजह से आज हमारा नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिनकी वजह से आज हमारे नौजवान जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनकी वजह से लाखों माएं आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं जो देश के मुख्तलिफ जेलों में है। उन चोरों और डकैतों का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। एक साथ होके, मैंने पहले ही कहा ना, इनको एकजुट एक आवाज में कहना चाहिए जो हमारा हक बनता है, जो हमारा स्टेटस था वो हमें वापस चाहिए। क्यों नहीं? जब नहीं दोगे तो हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। कोर्ट में दायर किया है। देखिए, मैं मुजफ्फर शाह साहब को कहना चाहता हूं, अंतड़ियों से लाने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल 370 का मसला है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से खत्म किया है। अब उसको किस तरह से वापस लाया जाएगा? यहाँ अंतड़ियों से बोलने से थोड़ी वापस आएगा। वो जंतर मंतर पे जब फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, जब सज्जाद गनी लोन साहब, जब अल्ताफ बुखारी साहब, जब ये सब इंक्लूडिंग मुजफ्फर शाह साहब जब जंतर मंतर पे 1 महीने के भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तब जाके आर्टिकल 370 वापस आएगा। वो अंतड़ियों से ऐसे बोलने से वापस नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे हवा में वापस नहीं देगा। मुझे बताए किस किस ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या स्टेट से उस केस का, किस किस ने कितनी मेहनत की है केस में, किसने कितना रिसर्च किया। इनको तो मक्कारों को यह भी नहीं पता है कि आर्टिकल 370 कब हमसे छीना गया। आज जो कश्मीर में ये मुश्किलात कश्मीरी लोग जिससे दरपेश है, आज इसके जिम्मेदार ये सब सियासतदान है। आज ये एक दूसरे को ABCD कह रहे हैं, ये सब गद्दार हैं, सब चोर हैं कश्मीर के। इन्होंने कश्मीरी आवाम का चैन, सुकून और कश्मीरी आवाम की जो बोलने की, जो रहने की आजादी थी, उसको इन्हें खत्म किया। और इसके सबसे बड़े गुनहगार ये लोग हैं, क्योंकि अगर इनको पता था कि बीजेपी का मंशूर क्या है, क्योंकि बीजेपी तो अपना मंशूर वाजिया कर चुकी है कि उनका मंशूर मुसलमानों के प्रति क्या है, उनका मंशूर कश्मीर के प्रति क्या है, तो तब जाके भी उनको नहीं रोक पाते हैं। आज
ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं कि ए हो गया वो, ये बी हो गया, वो सी हो गया, वो डी हो गया। एक दूसरे को बताते हैं आप 10 लेना, मैं 20 लूंगा, मैं 15 लूंगा, फिर हिस्सा करके मिलजुल के हम खाएंगे, लूटेंगे। और कश्मीर को बचाई क्या है? इधर हमारी जमीन कहाँ है, हमारे जॉब कहाँ है, हमारे बच्चे का रोजगार कहाँ है, हमारे बच्चों का चैन कहाँ है, हमारे बच्चों का सुकून कहाँ है, हमारे बच्चों की बोलने की आजादी कहाँ है, हमारे बच्चों को घूमने की आजादी कहाँ है? मुझे बताइए कहाँ है वो? जवाब चाहिए मुझे इसका इन सब सियासतदानों से। देखिए कितना अच्छा होता अगर पलहलन के नौजवान खुद उस जलसे में पार्टिसिपेट करते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरे को बहुत सारे फोन आए पलालन के नौजवानों के, जिन्होंने कहा कि हमें बदनाम कर रहे हैं, हम कोई रैली में नहीं गए थे, या आधे कहीं एक इलाके से लाए गए थे, कहीं और इलाके से लाए गए थे। हाँ, वहां का जो इनका नौजवान है, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो अपनी सियासी जमात जो चुनना चाहता है चुन सकता है, लेकिन उसके 4 दोस्त थे, उसके बगैर बाकी सब आपने देखा किस तरह से यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म लगा के तैयार रखा गया था वो शेर बोलने के लिए। इस तरह से कश्मीर का मसला हल नहीं होने वाला। इस तरह से जो लाखों नौजवान पलालन के, जो हजारों नौजवान बंद है जेलों के अंदर, जिन पे PSA, UAPA बाकी धाराएं लगी है, वो बाहर नहीं आएंगे। इस तरह से आपको कश्मीरी नौजवान के साथ मिलके आगे बढ़ना होगा, उसकी बात सुननी होगी। नहीं सुनेंगे तो आपको अपना बोरी बिस्तरा बांधना चाहिए। जिनकी आपने खिदमत की है, जिनकी वजह से आज आपने हमें इस मुसीबत में ढकेला है, आप जाके उधर ही बैठिए। और लानत हो ऐसे विकास पे, जिस विकास, जहां हमारे नौजवानों का सुकून ही नहीं है, उस विकास का क्या करना है? जहां हमारे नौजवान का चैन ही नहीं है, उस विकास का क्या करना है? मुझे बताइए। जब हमारा नौजवान कहता है कि मुझे सफोकेशन फील होती है, मेरा दिल फटने को आया है, इस तरह से मैं बोलना चाहता हूं, मेरे को बोलने की आजादी दीजिए, मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूं, मेरे दिल के अंदर है। जब वो उसे नहीं मिल रही है तो उसको विकास को क्या करना है, उसको डेवलपमेंट को क्या करना है? ये सब बहानेबाजी है। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ विकास की अगर ये बात करते हैं ना, मुझे दिखाया आज तक इन लोगों ने, जब आर्टिकल 370 भी इनके पास था, जब इनके पास पावर भी था, जब इनके पास सब कुछ था, इन्होंने कौन सा विकास किया? मुझे बताइए कौन सा विकास किया? इससे तो लाखों दर्जा बेहतर वो जम्मू के MLA रह चुके जो बंदे हैं, जिन्होंने वहां कम से कम एम्स के आज फंक्शनल है, वहां का उनका IIT उनका फंक्शनल है। वहां देखिए कितने अस्पताल है, उनके रोड्स देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। यहाँ इन डकैतों और लुटेरों का मकान देखिए, इनके बंगले देखिए, किस तरह से इन्होंने खरबों और अरबों की प्रॉपर्टी बनाई है। मैं ED CBI इन सबसे गुजारिश करता हूँ, और जितनी भी एजेंसीज उनसे गुजारिश करता हूँ, इन पे एक पे रेट डाली जाए। इन्होंने जो गरीब का खून चूसा है, इन्होंने जो गरीब का हक खाया है, उसको निकालिए और इनको सलाखों के पीछे भेजिए। हर एक लीडर का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो कोई लीडर नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके पास खरबों और अरबों की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये कश्मीरी का खून है, कश्मीरी नौजवान का अमन है, कश्मीरी नौजवान का चैन है, कश्मीरी नौजवान का पसीना है। गुलाम हसन मीर को ये बात समझनी चाहिए कि गुलाम हसन मीर मेरे को कितना बड़ा लीडर मानता है। गुलाम हसन मीर पैर पकड़ता है डिलिमिटेशन कमीशन के, 1 महीने वहां बैठता है। खुदा के लिए मुझे बचाइए, मेरे 10,000 वोट गुलाम हसन मीर काटता है। ये 25 साल नौजवान का दम है, उसकी ताकत है, उसकी एनर्जी है, जिसने आपको मजबूर किया ये 10,000 वोट कटवाने पे। आपने जूते पकड़े उनके, आपने उनके क्या मैं कहूं तलवे चाटे, तब जाके आपने 10,000 वोट करवाए। वो मुझे क्या कहेगा? वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो मुझे क्या कहेगा, मुझे क्या बताएगा? मेरे नौजवान यहाँ जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ उसको। अगर वो यहाँ 200 नौजवानों को टंगमर के अंदर जमा करता है, वो कहता है ना खुद को मैं बड़ा सियासतदान हूँ, अगर वो 200 नौजवानों को यहाँ इस ताकत के जोर पे, फोर्स के जोर पे, पैसों के जोर पे नहीं, आप अपने दिल से यहाँ नौजवान, मैं हजारों नौजवानों को यहाँ जमा कर सकता हूँ दिल से। आप जो आपने क्या कहते हैं ना, वो ताकत रखी है ना, पीछे से जो आप उठवाते हो ना लोगों को, जो पीछे से धमकाते हो ना लोगों को, जो पीछे से पैसे की लालच देते हो ना लोगों को, उसको साइड हटाओ। फिर देखता हूँ एक कुत्ता भी आपकी तरफ नहीं देखेगा। ये आपने हाल करके रखा, इस आवाम का, इस गरीब आवाम का खून चूसा है आपने। देखिए वो एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उसका कहना है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर सब A टीम, B टीम और जो ये बाकी एक्टिविस्ट वगैरह हैं, ये भी शायद बीजेपी के लिए, शायद क्या वो सीधे कह दिए लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। मैं इफराज जान से कहना चाहता हूं कि बीजेपी को लाने वाले कौन है, बीजेपी को यहाँ खिलाने वाले कौन है, बीजेपी के साथ बिरयानी खाने वाले कौन है, अभी हाईटी पे जाने वाले कौन है? मुझे बताइए, इसका जवाब चाहिए मुझे। देखिए हम इज्जत करते हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ मेरा क्या मंशूर है, मुझे लोग कहते हैं मेरा क्या मैं इस वक्त कहता हूँ हाँ जरूरत है। जैसे फारूकुल्लाह साहब ने कहा कि एकजुट होने की जरूरत है, मैं भी मानता हूँ एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन मैं इनको चैलेंज करता हूँ ना,
चैलेंज करता हूं और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, नहीं मानेंगे ये लोग। इनको बोलो, एक एक जाइए इनसे पूछ लेना एक एक को कि आप जंतर मंतर पे धरना क्यों नहीं दोगे, आप जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे क्यों नहीं बैठोगे कि मुझे मेरा हक चाहिए। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब वहां नहीं बैठ सकता? चलो फारूक अब्दुल्ला साहब बुजुर्ग है, क्या उमर अब्दुल्ला साहब वहां नहीं बैठ सकता है? क्या वहां महबूबा मुफ्ती जी वहां नहीं बैठ सकती है? क्या सजाद अली लोन साहब वहां नहीं बैठ सकता है? क्या अल्ताफ बुखारी साहब वहां नहीं बैठ सकता है? क्या ये वहां नहीं, क्या मुजफ्फर शाह साहब वहां नहीं बैठ सकते हैं? क्या ये लोग वहां नहीं बैठ सकते? इनको मैं बोलता हूं, आज अगर आप एक धरना जंतर मंतर पे देंगे, एक महीने भूख एक महीने के एक ही दिन रहिए, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, पूरी सरकार हिल जाएगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी। आर्टिकल 370 तो दूर की बात है, उससे बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन जब आपने ऐसे कांड करके रखे हैं, जिस दिन ईडी करती है तो ये बेचारे माफी मांगते हैं, मुझे पता कहाँ वोट डालना है, किसको एमएलए बनवाना है, मैं मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, दोबारा मैं नहीं करूंगा। कहते ना वो एक डायलॉग है, मेरी जुबान फिसल गई, मुझसे गलती होगी, या वही वाला काम है। जैसे ईडी दरवाजा खोलती है, सीबीआई दरवाजा खोलती है, ये चोर क्यों कश्मीर के खिलाफ बोलते हैं, कश्मीर के खिलाफ साजिश क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने लूट के रखा हर तरफ से। दिल्ली वालों को थोड़ी इन्होंने कम लूट के रखा, खरबों अरबों का पैसा तो वहां से भी लेके आए। कश्मीर के नौजवान का तो खून चूसा ही है, लेकिन वहां से भी तो उनका लिया है ना। तो इस वजह से ये मुंह पे ताला है, जो बोलते हैं चुपचाप करो, बस कुछ नहीं करना है, खुदा के लिए जो है सो है, चुपचाप बैठो, इनके पीछे चलो, जहां बोलेंगे वहां चलो, कुछ नहीं करना। देखिए मैं सिंपल तरीके से कहता हूं, क्या मैं बार बार ये चीज कहता हूं, जब दिल्ली की से आवाज उठती है, बीजेपी आज भी कहती है हम किससे बात करें, मैं इनको कहता हूं जम्मू कश्मीर में अगर सबसे कोई इस वक्त रोल प्ले कर सकता है वो कश्मीर का नौजवान है। आप कश्मीर के नौजवान से बात कीजिए, इन मकारों और दलालों को साइड में छोड़िए, इनको साइड में छोड़िए, कश्मीरी नौजवान से बात कीजिए, कश्मीरी नौजवान से पूछिए आप क्या चाहते हैं, कश्मीरी नौजवान से पूछिए। जब तक आप नहीं पूछेंगे, जो आप पॉलिसी ला रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं अपने खून से, कश्मीर का मसला, कश्मीर में कभी ना अमन आएगा, न कभी चैन आएगा, न कभी कश्मीर का मसला सीधे तरीके से हल होगा।